जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती जो आपको परीक्षा 2023 के लिए जो है आपको जो वैकेंसी आई है, ठीक है ना, उस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे साथियों कि जो 30 एमसीक्यू प्रश्न है उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। और आपके लिए खुशखबरी है कि आपको बिहार दरोगा की भी जो है वो आपको वैकेंसी जो है वो आपको लगभग 1300 के करीब में जो है वो आपको आई है। और उसका जो फॉर्म फिलअप होगा वो आपको 5 अक्टूबर से में भी, ठीक है ना। तो हमारा जो जीके जीएस का लेवल जो रहेगी साथियों, ठीक है ना, वो आपको क्या है कि ये जो आपको बीएसएससी है, इसके अलावा जो बीपीएससी टीचर है, इसके अलावा क्या कहते हैं कि जो बिहार दरोगा है, सबको लेकर क्या है कि आपको कॉमन है, ठीक है ना। तो आप अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़कर आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं कि आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नए वीडियो को पाने के लिए, नए क्लास की सूचना पाने के लिए क्या करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, तो साथियों, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर क्या है कि आपको आधारित था। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, फिर कह रहा है आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना, फिर है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, उसके बाद है आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो साथियों, ये जो आप देख रहे हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, इसके जो प्रारूप को जो बनाए थे वो आपको पीसी महालनोबिस ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका, ये आपको राइट हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि ये जो पंचवर्षीय योजना है इसका जो आपको जो अवधि है वो क्या है, इसे भी जान लेते हैं क्योंकि ये सब भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1956 से 1961 है, तो इसे आपको याद रखना है। उसके बाद जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी जो अवधि है वह आपको 1951 से क्या है कि आपको 1956 है, तो इसे आपको याद रखना है। 1951 से क्या कहेंगे, 1956, यह आपको पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है साथियों, ये जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना देख रहे हैं, इसकी अवधि क्या है, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो इसकी जो अवधि है यह आपको 1969 से 1974 जो है ये आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है। उसके बाद है आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसकी जो अवधि है यह आपको 1961 से 1900 क्या है कि आपको 66 है। और देखिए, और सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना की जो बात आएगी तो वो आपको क्या है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो साथियों, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो पीसी महालनोबिस है, ठीक है ना, इनका पूरा नाम हुआ प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये पंडित नेहरू के आर्थिक सलाहकार थे और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को क्या किए थे कि आपको तैयार किए थे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या था कि आपको भारी उद्योग, इसके अलावा जो आधारभूत उद्योग है उसके विकास पर क्या किया गया कि आपको जोर दिया गया। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर यहाँ से एक बात आती है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब होती है। तो साथियों, यह आपको 1 अप्रैल 1951 को भारत में क्या होता है कि आपको पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना जो भारत की शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1951 को। तो एक चीज याद रखिएगा कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना का प्लान है वो आपको किस देश से लिया गया है। तो साथियों, भारत में ये जो पंचवर्षीय योजना का प्लान है यह आपको सोवियत संघ से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए कि ये जो सोवियत संघ है, ठीक है ना, यहीं से आपको क्या है कि पंचवर्षीय योजना का जो प्लान है वो आपको क्या है कि प्रेरित है। और ये जो पंचवर्षीय योजना है इसे जो कहा जाता है आर्थिक नियोजन, और ये जो आर्थिक नियोजन है साथियों, ठीक है ना, यह किस सूची का विषय है। तो याद रखेंगे कि ये जो आपको आर्थिक नियोजन है यह आपको समवर्ती सूची का क्या है कि आपको विषय है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखने होंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाएंगे कि बताइए आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, तो आप क्या कहोगे, समवर्ती सूची। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है ना। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए, अब चलते हैं 2 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि हड़प नीति, या इसी को कहा जाता है राज्य हड़प नीति, ठीक है ना, के नाम से जाने मतलब जाने वाली जो आपको नीति है निम्नलिखित में से किसने अपनाई थी। मतलब कि राज्य हड़प नीति को कौन अपनाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके बाद है लॉर्ड मिंटो, उसके बाद है लॉर्ड हेस्टिंग्स, उसके बाद है आपको लॉर्ड डलहौजी। तो साथियों, राज्य हड़प नीति जो अपनाया था ना वो आपको लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो आपको राइट आंसर हो जाएंगे। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि डलहौजी ने
राज्य हड़प नीति को कब अपनाया था, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि डलहौजी का जो आपको शासनकाल था यानी कार्यकाल वो क्या था। तो यह आपको 1848 से 1856 है। यह लॉर्ड डलहौजी का क्या है कि आपको भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इसका कार्यकाल है। तो जब यह भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था तो उसने क्या किया था कि भारत में एक नीति शुरू की थी और वह नीति है आपको राज्य हड़प नीति। क्या है? राज्य हड़प नीति। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि बताइए कि राज्य हड़प नीति का जो अन्य नाम है वो क्या है। तो कहेंगे विलय नीति, या इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको शुरू किया था डलहौजी ने। कब? तो यह आपको 1848 में, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है कि राज्य हड़प नीति को जो शुरू करते हैं, कौन शुरू करते हैं? डलहौजी। और डलहौजी ने कब शुरू किया था? तो याद रखिएगा यह आपको 1800 कितना में, तो आपको 48 में। देखिए यहीं से हम दे देते हैं एरो देके 1848 में क्या होता है कि आपको राज्य हड़प नीति जो होती है वो आपको शुरू की जाती है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। दूसरी बात कि जो राज्य हड़प नीति है इसका शिकार जो पहला राज्य था वो कौन था। तो देखिए, तो राज्य हड़प नीति का जो शिकार पहला राज्य जो था साथियों, वो आपको कौन था जानते हैं? तो वह आपको सतारा था। कौन था? सतारा, ठीक है ना। सतारा जो है वो आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, इसे आपको याद रखना है। फिर आपको 1853 में क्या हुआ था कि राज्य हड़प नीति के तहत जो है वो आपको झांसी को जो था वो आपको मिला लिया गया था। उसके बाद साथियों एक चीज आप और याद रखेंगे, क्या जानते हैं कि आपको 1856 में राज्य हड़प नीति के तहत जो था वो आपको अवध को जो था वो आपको हड़प लिया गया था। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि कुछ शासन का आरोप लगाकर किस राज्य को हड़प लिया गया था, तो आप क्या कहोगे? तो वह था आपको अवध। तो यहाँ से ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आइए लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस है मेरे भाई, आप याद रखिएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जो इसका कार्यकाल है 1786 से 1793, और यह सबसे ज्यादा जो है भारतीय मतलब कि इतिहास में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसने क्या किया था जानते हैं कि आपको अस्थायी बंदोबस्त को क्या किया था कि आपको लागू किया था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि अस्थायी बंदोबस्त से कौन सा जो गवर्नर जनरल है, ठीक है ना, बंगाल के, वह जुड़ा हुआ है। तो क्या कहेंगे? तो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कब अस्थायी बंदोबस्त को इसने शुरू किया था? तो यह आपको 1793 ईस्वी में। तो जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। उसके बाद है आपको लॉर्ड मिंटो। क्या है? मिंटो। इसके काल में जो है क्या हुआ था? तो याद रखिएगा कि लॉर्ड मिंटो के समय में ही साथियों एक चीज याद रखिएगा कि आपको जो मुस्लिमों के लिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन जो पद्धति है उसको क्या किया गया था कि आपको शुरू किया गया था। तो ये सारे चीज आपको बढ़िया से याद रखना है। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स, यह जो था आपको बंगाल का प्रथम क्या था कि आपको गवर्नर जनरल। तो ये सभी बात आपको अच्छे से याद रखना है। और जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और ये जो डलहौजी है इसे हम लोग भारत में क्या कहते हैं? रेल, डाक और कार का जनक भी कहते हैं। चलिए 3 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है सुनिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसे देखे भी होइएगा, ठीक है ना। ये कोई नया तो है नहीं। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस जो है वो आपको नहीं है, मतलब कि आउटपुट डिवाइस जो है वो आपको नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कह रहा है मॉनिटर, डॉट मैट्रिक्स, प्रिंटर, फ्लोटर, बार कोड रीडर। तो देखिए, तो ये जो बार कोड रीडर है ना, यह आपको क्या जानता है कि आपको मतलब कि आउटपुट डिवाइस जो है वो आपको नहीं है। क्या है? नहीं है। मतलब कि ये सभी जो है सॉरी क्या कहते हैं कि बारकोड जो रीडर है ये आपको इनपुट डिवाइस है। तो आप इसे बढ़िया से याद रखेंगे। बाकी इधर जो देख रहे हैं मॉनिटर, डॉट मैट्रिक्स, प्रिंटर, फ्लोटर, ये सब जो है आपको क्या जानते हैं? तो आपको आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ से क्या हमको संकेत मिल रहा है कि कंप्यूटर से संबंधित जो चीजें है उसका नॉलेज हमें रहना क्या है कि आपको जरूरी है। तो आप लोग क्या करेंगे कि कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को क्या है कि बढ़िया से देख लेंगे, उसे मैनेज करते चलेंगे। चलिए, तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 4 में क्या कर रहा है साथियों? कर रहा है कि दक्षिण में, ठीक है ना, आप लोग भी इसका आंसर दीजिए, प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है कि दक्षिण में छोटा अंडमान जो है, ठीक है ना, वो आपको निकोबार द्वीप समूह से किसके द्वारा अलग होता है यह पूछा जा रहा है। तो देखिए कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल, उसके बाद है 8 डिग्री चैनल, उसके बाद है आपको 9 डिग्री चैनल, और फिर है आपको क्या जानते हैं तो आपको 7 डिग्री चैनल। तो देखिए, तो ये जो आपको दक्षिण अंडमान है यह छोटा अंडमान से जो अलग होता है वो आपको किसके द्वारा जानते हैं? तो यह आपको 10 डिग्री चैनल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका, यह आपको राइट आंसर हो जाएंगे। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आपको क्या है 8 डिग्री चैनल जो है यह आपको किसके बीच है यह बताइए। तो साथियों 8 डिग्री चैनल जो है वो आपको मालदीव, क्या है? मालदीव। और आपको क्या है जानते हैं कि जो लक्षद्वीप है, क्या है? लक्षद्वीप है, इसी के बीच क्या है कि आपको
स्थित है। तो आप इसे सबसे पहले याद रखेंगे 8 डिग्री चैनल के बारे में। फिर यहाँ से पूछा जाएगा कि आपको जो 9 डिग्री चैनल है वो आपको किसके बीच स्थित है। तो देखिए, तो 9 डिग्री चैनल जो है आपको देखिए कि लक्षद्वीप समूह में एक आपको द्वीप है, उसका नाम है मिनिकॉय। क्या है? मिनिकॉय, ठीक है ना। तो ये जो मिनिकॉय द्वीप है और आपको मालदीव, क्या है? मालदीव, इसके बीच में जो है आपको क्या है कि एक चैनल है जिसको हम लोग कहते हैं 9 डिग्री चैनल। तो इस सब चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 8 डिग्री चैनल जो है किसके बीच है, तो हम कहेंगे मालदीव और इस या और लक्षद्वीप। अगर लक्षद्वीप ऑप्शन में नहीं रहे तो हम कहेंगे भारत। क्या कहेंगे? भारत। लेकिन यहाँ पर पूछेंगे कि बताइए कि 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, ठीक है ना। तो 9 डिग्री चैनल साथियों ये आपको मिनिकॉय, मिनिकॉय क्या है? तो लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है, ठीक है ना, उसके और आपको मालदीव के बीच में। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह भारत में स्थित क्या है कि आपको एक द्वीप समूह है। क्या है? द्वीप समूह है। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह है कहाँ? तो ये आपको बंगाल की खाड़ी में क्या है कि आपको स्थित है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना है ताकि आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न आए आप इसे बढ़िया से मैनेज कर सके। चलिए, 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 5 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी, ठीक है ना, कह रहा है कि किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2022 में निलंबित कर दिया गया। तो देखिए साथियों, तो ये जो आप देख रहे हैं भारतीय जो भाला फेंक खिलाड़ी है, जेवलिन थ्रोअर, जिसका नाम है आपको शिवपाल सिंह। क्या है? शिवपाल सिंह। इनको क्या हुआ था कि आपको 2022 में, ठीक है ना, वर्ष 2025 तक के लिए, कितना के लिए? वर्ष 2025 तक के लिए जो है इन्हें क्या है जानते हैं, तो आपको डोपिंग के आरोप में जो है आपको निलंबित कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ये आपको राइट हो जाएंगे। बाकी इधर देवेंद्र झाझरिया देख रहे हैं, नीरज चोपड़ा सबको देख रहे हैं, ये सभी जो है भारत के क्या एजेंट हैं। तो आपको भाला फेंक खिलाड़ी है। तो ये सब कुछ आपको अच्छे से देखना है। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि आपको विभिन्न खेलों से संबंधित जो खिलाड़ी है उसका नाम आपको याद रखना है। तो 5 का राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। चलिए 6 में क्या कह रहा है कि फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी जो थे वो आपको कौन थे। तो साथियों, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले जो पहले भारतीय अधिकारी थे वो थे सैम मॉनिकशॉ। तो इनको जो है पदोन्नति कब दी गई थी? 1973 में। और भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, इसमें इन्होंने क्या किए थे कि आपको महत्वपूर्ण भूमिका जो थे वो आपको निभाए थे। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पर कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम दिया हुआ है। तो याद रखिएगा कि कैप्टन विक्रम बत्रा जो है इन्हें क्या हुआ था कि मरणोपरांत 1999 में जो है आपको परमवीर चक्र से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से एक बात आती है कि आपको परमवीर चक्र, तो याद रखिएगा कि परमवीर चक्र जो है भारत में दिया जाने वाला जो है सबसे बड़ा क्या है कि आपको वीरता पुरस्कार है, ठीक है ना। उसके बाद आपको महावीर चक्र, फिर आपको है वीर चक्र। तो शुरू का 3 जो पुरस्कार है उसको आपको याद रखिएगा वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाले थे। देखिए, एक है सबसे पहले आपको परम वीर चक्र, पहला नंबर इसका आपको याद रखना है। दूसरा जो है वह है आपको महावीर चक्र। क्या है? महावीर, ठीक है ना, चक्र। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, महावीर चक्र। देखिए, और ये सब जो होते हैं ना आपके एग्जाम में जो होते हैं पूछे जाते हैं, क्रम से सजा दीजिए। 3 में जो हो जाएगा वो आपको वीर चक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीर चक्र। तो देखिए, तो वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो क्या बताइए थे? तो आपको परमवीर चक्र है, ठीक है ना, जो आपको 26 जनवरी 1950 को क्या हुए थे कि पहली बार जो था दिया गया था, लेकिन यह 1947 से ही क्या है कि आपको प्रभावी है। तो परमवीर चक्र से अब तक जो है आपको 21 लोगों को क्या है कि आपको सम्मानित किए जा चुके हैं, जिसमें से आपको 14 जो है मरणोपरांत, क्या है? मरणोपरांत, ठीक है ना, यानी कि मरने के बाद उन्हें मिला था। 7 व्यक्ति जो है इन्हें क्या है कि युद्ध में साहस दिखाने के लिए जीवित अवस्था में ही क्या था कि आपको मिला हुआ था। तो अब तक 21 जो है आपको परमवीर चक्र जो है आपको दिए जा चुके हैं। तो साथियों, जैसे भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए सारे चीजों को आपको देख लेना था। 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 7 में। क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है ना, उसी को हम लोग कहते हैं आईसीसी, और यह पूरे दुनिया में क्रिकेट को क्या है कि नियंत्रित करने वाली संस्था है। तो वही कह रहा है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए, तो 2023 में जो आपको क्रिकेट का जो विश्व कप होने वाला है 50 ओवर का जो आपको क्या है कि जो फॉर्मेट है यानी कि वनडे फॉर्मेट में, वो आपको कहाँ होंगे? तो देखिए, ऑप्शन 1 कह रहा है वेस्ट इंडीज, उसके बाद कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, फिर कह रहा है दक्षिण अफ्रीका, फिर कह रहा है भारत। साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह 2023 में कहाँ होगा? तो आपको भारत में। इससे पहले आइए
कि 2019 में जो है वो आपको कहाँ हुआ था। तो देखिए, तो 2019 में जो है साथियों वो आपको इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड और वेल्स। इसकी क्या किया था कि आपको संयुक्त रूप से जो था वो आपको मेजबानी किया था। और इसके जो विजेता थे, क्या थे? विजेता थे वो आपको कौन थे? तो साथियों इसके जो विजेता थे वो आपको इंग्लैंड, क्या है? इंग्लैंड। यह क्रिकेट का जनक देश है, ठीक है ना। उसके बाद जो है साथियों इसके जो उप विजेता है, वह उप विजेता जो थे कौन थे? तो वे थे आपको न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में किसे हराया था? तो आपको भारत को हराया था। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है ना। चलिए, और भारत जो है आपको क्या है कि 1983 में क्या हुआ था कि सबसे पहली बार क्या हुआ था कि आपको वनडे का जो विश्व कप है उसको क्या किया था? जीता था। दूसरी बार जो है 2011 में। तो भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास 60 ओवर के फॉर्मेट का भी वर्ल्ड कप है। इसके बाद 50 ओवर के फॉर्मेट का भी वर्ल्ड कप है और 20 ओवर के फॉर्मेट का भी क्या है कि आपको वर्ल्ड कप है। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी भी है। एक हमारे पास जो ट्रॉफी नहीं है वो है आपको विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का ट्रॉफी। हालांकि 2000 क्या कि 19 में भी हम क्या हुए थे कि आपको मतलब कि 2019 या 21 देख लीजिएगा कि हम जो है आपको फाइनल में पहुंचे थे जहां न्यूजीलैंड से हमारी करारी हार हुई थी। इस वर्ष भी क्या हुआ था कि आपको मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के हाथों जो है हमारी करारी हार हुई थी, ठीक है ना। तो यही ट्रॉफी जो है अब हमारे पास केवल नहीं है, बाकी सभी जो है क्रिकेट की जो ट्रॉफियां होती है वो भारत के पास जो है वो आपको है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जानते हैं? तो आपको डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, 2007 में T20 वर्ल्ड कप को क्या हुआ था कि आपको भारत ने जीता था। तो 7 और 11 में जो कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी और 1983 में कहेंगे तो वे आपको कपिल देव थे। तो ऐसे प्रश्न सभी आपके एग्जाम में आते हैं, आप बढ़िया से इसे देख लोगे। आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीयों को हथियार रखने से रोकने के लिए आर्म्स एक्ट जो है वो आपको किस वर्ष पारित हुआ था? तो देखिए, तो यह जो आर्म्स एक्ट है यह आपको 1878 में पारित हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा कि 1878 में यह आर्म्स एक्ट जो पारित किया था वो आपको कौन किया था? तो देखिए, तो वह आपको लॉर्ड लिटन ने क्या किया था कि आपको पारित किया था। यानी कि लॉर्ड लिटन के समय में यह पारित हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और यह वही लॉर्ड लिटन है जिसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या किया था कि आपको 1878 में ही आपको वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट जो है इसे पारित किया था। तो साथियों ये सभी चीज आपको याद रखना है। तो ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, ठीक है ना, यह 1878 में पारित होता है। इसके अलावा आपको आर्म्स एक्ट जो है वो आपको 1878 में पारित होता है। और ये दोनों जो पारित हुआ था वो आपको लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो आपको ए है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी समस्या का हर संभव जो है साथियों समाधान करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है साथियों कि 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता था? तो देखिए, तो उसमें एक ही व्यक्ति स्वर्ण पदक जीता था, गोल्डन बॉय जो है हमारे नीरज चोपड़ा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो आपको राइट हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि 2020 में जो है आपको जो ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था? तो टोक्यो में। तो यहाँ से पूछ देगा 2016 में कहाँ हुआ था? तो यह आपको रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राजील में हुआ था। तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर आप यहाँ से ये चीज याद रख सकते हैं कि 2024 में जो है आपको ओलंपिक खेल का आयोजन जो होगा वो आपको कहाँ होगा? तो साथियों 2024 में जो है ओलंपिक खेल इसका आयोजन जो होगा वो आपको कहाँ? तो याद रखना है आपको पेरिस में। कहाँ होगा? पेरिस में। तो फिर यहाँ से पूछा जाएगा कि 2028 में जो है ओलंपिक खेल का जो आयोजन है वो आपको कहाँ होगा? तो देखिए 2028 में ओलंपिक खेल का जो आयोजन होगा वो आपको लॉस एंजिलस, कहाँ होगा? लॉस एंजिलस। और लॉस एंजिलस जो है मेरे भाई वो कहाँ है? तो कहेंगे अमेरिका के अंदर है। तो देखिए, तो ये सब ओलंपिक खेल का जो है आगामी वर्ष सब है, तो आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो 9 का जो है राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और याद रखिएगा कि नीरज चोपड़ा जो है, ठीक ना, एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है अब तक के, ठीक है ना, कि वह भारत के पहले खिलाड़ी है। तो 9 का राइट आंसर 1 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आपको इसको देख लेना बढ़िया से। चलिए 10 में क्या करा है कि भारत में क्या करा है कि 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन का 33% मैग्नीज अयस्क का अग्रणी उत्पादक जो राज्य है वो आपको कौन है? यह आपसे क्या है कि पूछा जा रहा है। तो साथियों मैग्नीज का जो सबसे बड़ा क्या है कि आपको उत्पादक राज्य वो आपको मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है यह राइट हो जाएगा। लेकिन इसी में पूछेंगे कि मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडारक राज्य जो है कौन है? देखिए भंडारक राज्य कहेंगे किसके पास स्टॉक ज्यादा है?
तो वो आपको ओडिशा के पास स्टॉक ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा जो करता है वो कौन करता है? मध्य प्रदेश। और इस मध्य प्रदेश को हम लोग हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से क्या करते हैं जानते हैं? ओडिशा, जहां आपको कल्चर कोयला की खान है। इसके अलावा महाराष्ट्र, ठीक है ना, भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला राज्य है। उसके बाद है कर्नाटक, इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से दक्षिण का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना, और ऐसे क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नीज का पूछेंगे कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश। और भंडारक कहेंगे तो आपको ओडिशा। तो जैसे भी प्रश्न पूछा जाए आप इसे देख लेंगे। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 11 में, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना डॉट डॉट के संविधान से ली गई है। यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो साथियों ये जो संविधान की प्रस्तावना है ना, वो आपको कहाँ से लिया गया भारत में? तो यह जो है आपको यूएसए के संविधान से जो है वो आपको लिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले जो प्रस्तावना है वो कहाँ शामिल हुआ था? तो कहेंगे आपको अमेरिकी संविधान में। कहाँ? अमेरिकी संविधान में, ठीक है ना। हमारे यहाँ वहीं से प्रेरित होकर क्या है कि प्रस्तावना लिया गया है। लेकिन अगर इसमें पूछेंगे कि प्रस्तावना की भाषा जो है, ठीक है ना, या उसके भाषा की गठन शैली जो है, या प्रस्तावना की भाषा व भावनाएं जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो साथियों यह जो है आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है ना। और प्रस्तावना को जो है क्या कहा जाता है? तो कहेंगे संविधान का जो है इसे परिचय पत्र कहा जाता है। तो पहला चीज याद रखिएगा कि प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो कहेंगे संविधान का परिचय पत्र। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए समय थोड़े लगेंगे एनालिसिस में, लेकिन आप बहुत कुछ सीखने वाले, ठीक है ना। दूसरी बात साथियों, ये जो प्रस्तावना है इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ये सब भी आपको याद रखना है कि प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी। इसके बाद है प्रस्तावना जो है, इस प्रस्तावना को क्या होता है कि आपको संविधान की जो है आपको आत्मा, यानी कि प्रस्तावना जो है, इस प्रस्तावना को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? तो आपको संविधान की आत्मा, तो संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को जो कहा था वो कौन कहा था? तो देखिए तो ये जो प्रस्तावना है इसको संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा। तो यहाँ से उस व्यक्ति का नाम भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए तो ये सारे चीज आपको बढ़िया से देख लेना है। तो साथियों एक चीज याद रखिएगा कि ये जो संविधान है, इस संविधान की प्रस्तावना को संविधान का जो परिचय पत्र कहा था वो कौन कहा था? तो ये कहे थे आपको नानी पालकी वाला। तो इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये सब भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है देखिए संविधान की कुंजी कौन कहते हैं? तो यह आपको अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जो कहे थे वो आपको ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न पूछे जाए आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। साथियों यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत की जो राजनीतिक जन्मकुंडली कहा था वो आपको के.एम. मुंशी ने कहा था। तो 11 का जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर सी है। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है। कनाडा के संविधान से संघात्मक मॉडल, ब्रिटेन के संविधान से जो कहेंगे मुख्य चीज, तो कहेंगे विधि निर्माण की प्रक्रिया, यूएसएसआर यानी वर्तमान रूस के संविधान से तो वो आपको मौलिक कर्तव्य है। तो जैसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए आप इसे देख लोगे अच्छे से। चलिए अब चलते हैं 12 में। क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वह मच्छर के द्वारा जो है आपको क्या है जानते हैं कि आपको नहीं होता है? क्या है? नहीं होता है। तो साथियों ऑप्शन ए कह रहा है हेपेटाइटिस, मलेरिया, उसके बाद है आपको हिल पाँव, उसके बाद है आपको क्या कहते हैं, यहाँ पंजाब दे दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई और दूसरा ऑप्शन होता तो देखिए तो ऑप्शन नंबर जो आपको ए है यानी हेपेटाइटिस, या आपको क्या होता है कि मच्छर के काटने से जो है वो आपको नहीं होता है। तो इसे बढ़िया से आपको देख लेना। और ये जो यकृत संबंधित बीमारी है कौन? तो आपको हेपेटाइटिस, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका ये आपको राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए तो बीमारी संबंधित जो चीज है उसके जो वाहक कौन है इसको भी आपको देख लेना है क्योंकि ये सब भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है यह आपके कहीं ना कहीं एग्जाम के पूछे गए जो है सारा का सारा रखा गया, और यह नवंबर के जो आपको सामान्य ज्ञान दर्पण है वहां से इन सारे प्रश्नों को जो है उठाया गया है। तो आप लोग इसे देख लेंगे अच्छे से। चलिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया? तो सबसे पहला चीज देखिए क्वेश्चन से 42वां संविधान संशोधन ये आपको कब हुआ था? तो याद रखना है 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में, ठीक है ना। तो इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था यह पूछा जा रहा है। कह रहा है लोकतंत्रात्मक, उसका बाद है गणराज्य,
पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो साथियों इसके द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो है वो आपको पंथ निरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्ष। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखिएगा, समाजवादी क्या है, समाजवादी। इसके अलावा आपको अखंडता क्या है, अखंडता। ये तीन शब्द जो थे वो आपको जोड़े गए थे, इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है यह इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसे आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, लेकिन उस प्रश्न से पहले यह जान लीजिए कि क्या यह सब शुरू से था। तो देखिए, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या है कि आपको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सब जो है आपको क्या था कि आपको शुरू से था। तो 13 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएंगे। और ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए और बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या है कि आपको आधारित है। तो 13 का राइट आंसर आपको पता चल गया होगा क्या, तो वह आपको पंथ निरपेक्षता। आप इसे बढ़िया से क्या कीजिए, देख लीजिए, और जहां दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए बताइएगा जहां भी दिक्कत हो साथियों, आपको बताना है, बार बार आपसे कहा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो सबसे अधिक है। ऑप्शन देखिए, एक है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, उसके बाद है आपको तमिलनाडु। तो देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो आपको केरल है। तो केरल का लिंगानुपात कितना है याद रखिएगा, तो यह आपको 1084। इसका मतलब ये हो गया कि 1084 महिला पर वहाँ क्या है कि आपको 1000 पुरुष है। तो इसे आपको देख लेना है। फिर यहाँ से एक बात आती है कि लिंगानुपात कहते हैं किसे, तो याद रखेंगे कि कुल जनसंख्या में महिलाओं तथा पुरुषों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको लिंगानुपात कहते हैं। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं भारत में कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो आपको केरल है। और इसमें पूछेंगे कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य साथियों, तो वो आपको हरियाणा। और हरियाणा का लिंगानुपात जो है 2011 के अनुसार 879 था। कितना था, 879। फिर पूछेंगे कि बताइए कि किस केंद्र शासित प्रदेश की जो लिंगानुपात है सबसे अधिक है, तो वह है आपको पुदुचेरी। कौन है, पुदुचेरी। तो पुदुचेरी का जो लिंगानुपात है ना वो आपको 1037 है। मतलब वहाँ 1000 पुरुषों पर जो है आपको क्या है, तो आपको 1037 महिलाएं हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं बिहार के बारे में। किसके बारे में, बिहार के बारे में। तो बिहार का जो लिंगानुपात है यह याद रखिएगा 918। क्या है, 918। और ये सारे डाटा जो है 2011 के जनगणना के अनुसार है। तो देखिए, तो अब तक हमारे भारत में जो है 15 जो जनगणना है वो आपको हो चुकी है। और याद रखेंगे कि जनगणना की शुरुआत होती है कब, तो यह आपको 1872 ईस्वी में, ठीक है ना। और इस समय वायसराय कौन होते हैं, तो वो आपको लॉर्ड मेयो होता है। कौन होता है, लॉर्ड मेयो। लेकिन यहीं से पूछ देंगे कि बताइए कि भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब होती है। तो साथियों भारत में नियमित रूप से जो जनगणना की शुरुआत होती है वो आपको 1881 में। और इस समय जो वायसराय होते हैं वो आपको कौन होते हैं, तो कहेंगे कि आपको लॉर्ड रिपन होते हैं। तो ये सभी चीज आपको बढ़िया से देख लेना है। और ये जो लॉर्ड रिपन है इसे हम लोग भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं कि आपको जनक कहते हैं। तो 14 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 15 में, तो साथियों 15 में क्या करा है इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए करा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के, ठीक है ना, FRBM अधिनियम 2003 में एफ का जो है क्या अर्थ है। तो देख रहे हैं ऐसे प्रश्न सभी आपके एग्जाम में जो होते हैं पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन एक करा है फिनेंशियल, उसके बाद करा है फंक्शन, उसके बाद करा है आपको फिजिकल, उसके बाद है आपको फ्रीडम। क्या है, फ्रीडम। तो साथियों एफ का मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको फिक्सल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम जान लेते हैं कि इसका जो पूर्ण रूप होगा वो आपको क्या होगा। इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते थे। देखिए एफ से जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, फिक्सल। क्या हो जाएगा, फिक्सल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है आपको क्या है कि आपको मतलब कि आर, क्या है, आर। तो ये जो आर है इसका मतलब जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो रिकॉन्स्टेबिलिटी जो है इसका मतलब हो जाएगा। उसके बाद बी इसका मतलब बजट हो जाएगा। और एम का मतलब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको मैनेजमेंट हो जाएगा। तो आप इसको क्या कीजिएगा, बढ़िया से जो है पूर्ण रूप को देख लीजिएगा। तो ऐसे पूर्ण रूप को भी आपको क्या है कि बढ़िया से अपना समझ लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे चीज सभी आपके एग्जाम में आएंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कैसी है, तो याद रखेंगे कि हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो आपको मिश्रित है। और पूरे दुनिया में जो है अभी आपको 3 तरह की अर्थव्यवस्था जो है वो आपको पाई जाती है। एक है समाजवादी, एक है आपको मिश्रित, और एक जो है पूंजीवादी। तो पूंजीवादी में
उत्पादन पर जो स्वामित्व होता है निजी व्यक्ति का, समाजवादी में समाज के जो लोग होते हैं उनका होता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि सरकार का उस पर स्वामित्व होता है। उसके बाद मिश्रित में निजी और सरकार दोनों का स्वामित्व होता है। तो ऐसे चीज सब आप अपना बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है आपको सी, वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 में क्या कह रहा है कि गैल्वनीकरण क्या है कि आपको गैल्वनीकरण वह प्रक्रिया है, ठीक है ना, जिसमें लोहे को जंग से बचाने के लिए इसकी पतली परत चढ़ाई जाती है। देखिए, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या होता है कि आपको जस्ते की जो परत है वो आपको चढ़ाई जाती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, तो आपको गैल्वनीकरण कहा जाता है। तो आप इसको बढ़िया से देख लोगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल सही है। और यहाँ से इस सबके संकेत सब जो है उस सबको भी आप बढ़िया से देख लेंगे। जैसे आपको ये जो जस्ता है इसका रासायनिक संकेत, मतलब ये सब आप देख लीजिएगा। ये सब कॉमन चीज सब है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चाहे हम लिख ही देते हैं। देखिए, जस्ता कहेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, तो जेडेन क्या है, जेडेन, ठीक है ना। बढ़िया से आपको देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनको हो सकता नहीं पता। ये जो देख रहे हैं तांबा सीव चांदी क्या कहेंगे, तो ये आपको एजी, और निकल क्या कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आपको एनआई हो जाएगा। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से देख लेना है। तो 16 का राइट आंसर वो आपको पता चल गया होगा, वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 17 में क्या करा है, देखिए करा है कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टंका, ठीक है ना, और तांबे का जो है जितल चलाया था। देखिए प्रश्न में क्या करा है, तांबे का जितल और चांदी का टंका जो है वो आपको सल्तनत काल में किस बादशाह ने चलाया था, यह पूछा जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद है आपको इब्राहिम लोदी, क्या है, इब्राहिम लोदी, उसके बाद है इल्तुतमिश, और फिर है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको इल्तुतमिश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि ये जो इल्तुतमिश है साथियों, इसका जो शासनकाल है वो आपको कब से कब तक है। तो देखिए, इसका शासनकाल आपको 1211 से 1236 ईस्वी है। कितना है, आपको 1211 से 1236। यह गुलाम वंश का क्या था, कि आपको शासक था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। फिर है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका जो शासनकाल है 1206 से जो है वो आपको 1200 क्या है कि आपको 10 से क्या है, 10 है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि आपको दिल्ली सल्तनत के क्या थे, कि आपको संस्थापक थे। तो यहाँ से याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का अगर हम संस्थापक पूछेंगे तो क्या कहिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कहेंगे तो वो कौन हो जाएगा, तो आपको इब्राहिम लोदी, क्योंकि इसी को हराकर बाबर जो होता है भारत में मुगल वंश की क्या करता है, कि आपको स्थापना करता है। तो यहाँ से एक बात आती है कि इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल होगा वो आपको कब से कब तक होगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिकंदर लोदी का। तो सिकंदर लोदी का शासनकाल 1400 क्या है, 89 से जो है वो आपको 1516 है। तो इसका जो शासनकाल हो जाएगा 1516 से 1500 कितना जानते हैं, तो आपको 26 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना। अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल क्या है, तो इसका शासनकाल जो है साथियों 1296 क्या है, 1296, और 1296 से जो है 1300 क्या कहेंगे कि आपको 16 तक है, क्या है 16 तक है इसका शासनकाल। तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316। और थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल को भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। इसके अलावा ये जो इल्तुतमिश है, इसने क्या किया था कि तुर्कान ए चिहलगानी जो है इसकी स्थापना किया था। दिल्ली के अमीरों का क्या किया था, कि आपको दमन किया था। तो ये सब इसकी विशेषता है जो आप बढ़िया से देख लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी, मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आपको जो इतिहास में जाने जाते हैं मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए जो होते हैं वो आपको जाने जाते हैं। घोड़ा दागने की प्रथा को सबसे पहले शुरू किया था। तो ये सभी चीज आपको बढ़िया से याद रखना था। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 18 में। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। तो आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए, आप खुद से जो है आंसर देने का प्रयास कीजिए। और एक चीज जान लीजिए कि खेल और उससे संबंधित शब्द जो है वो आपको अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसे बढ़िया से याद रखोगे। जैसे देखो क्या कह रहा है कि बॉकर रूप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, तो बॉकर जो है ना वो आपको गोल्फ से जुड़ा हुआ क्या है, कि आपको एक शब्दावली है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, समझ आइए कि जितने भी खेल है उस खेल से संबंधित खिलाड़ी और उस खेल से संबंधित जो शब्दावली है उसको आपको क्या करना है, याद रखना है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न में। क्या कर रहा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करती है। देखिए ऑप्शन कह रहा है विटामिन सी, उसके बाद है आपको क्या जानते हैं
कि विटामिन बी, उसके बाद है विटामिन ए, उसके बाद है विटामिन डी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा विटामिन ए हो जाएगा। यह क्या करता है कि हमारी जो आपको क्या है आंखों को स्वस्थ रखता है, साथ साथ यह जो है हमारी त्वचा के लिए भी क्या होता है कि आपको इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो देख रहे हैं विटामिन ए, इसका जो रासायनिक नाम है वो आपको क्या है जान लीजिए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है साथियों, यह आपको रेटिनॉल है। ये सब आपको पूछे जाते हैं। फिर आपको विटामिन डी, इसका जो रासायनिक नाम है वो आपको क्या है याद रखिएगा। इसका रासायनिक नाम जो है आपको कैलिस फेरॉल है। क्या है? कैलिस फेरॉल, ठीक है ना। उसके बाद है विटामिन बी, इसका जो रासायनिक नाम है वो आपको थायमिन है। क्या है? थायमिन। और विटामिन सी, इसका जो रासायनिक नाम है साथियों वो क्या है? तो वह है आपको एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक, क्या कहेंगे तो आपको एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे बढ़िया से याद रखेंगे कि कहेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल, समझ जाना है कि हम विटामिन सी की बात कर रहे हैं। बोलेंगे थायमिन तो समझ जाना है कि विटामिन बी की बात हो रही है। रेटिनॉल कहेंगे विटामिन ए की बात हो रही है। कैलिस फेरॉल कहेंगे विटामिन डी की बात हो रही है। तो ये सारे चीज आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जेवियन ग्रह नहीं है। जेवियन ग्रह कहने का मतलब क्या हुआ कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपको बाह्य ग्रह नहीं है या बृहस्पतीय ग्रह नहीं है, उसकी बात आपसे की जा रही है। देखिए तो इसमें जो ऑप्शन है बुध, या आपको क्या हो जाएगा जानते हैं कि आपको बाह्य ग्रह नहीं होंगे। क्या होंगे? नहीं होंगे। बाकी इधर देख रहे हैं बृहस्पति, ठीक है ना। बृहस्पति के अलावा जो है शनि हो गया। क्या हो गया? शनि हो गया। शनि के अलावा जो हो गया आपको क्या कहते हैं कि आपको अरुण, वरुण। तो इसमें एक अरुण जो है आपको छूट रहा है। क्या है? छूट रहा है। तो इधर देख लीजिए अरुण, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या है कि शनि, ठीक है ना, वरुण, क्या है वरुण और बृहस्पति, ये सभी जो है ना वो आपको बाह्य ग्रह है। क्या है? बाह्य ग्रह है। तो यहाँ से बात आती है कि आंतरिक ग्रह में हम किसको रखते हैं। तो देखिए तो आंतरिक ग्रह में आपको 4 ग्रह आएंगे। कौन? तो देखिए तो सबसे पहले आपको बुध हो गया। क्या हो गया? बुध हो गया। उसके बाद आपको शुक्र हो गया। क्या हो गया? शुक्र, याद रखना है। उसके बाद है आपको पृथ्वी, मंगल, ये सभी जो है आपको कैसा ग्रह है। तो साथियों याद रखेंगे ये सभी के सभी जो है वो आपको आंतरिक ग्रह है। कैसा ग्रह है? आंतरिक ग्रह, या इसी को हम लोग कहते हैं पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। बाकी इधर के जो देख रहे हैं ये सब जो है आपको क्या है? जेवलिन ग्रह है, या इसी को कहा जाता है क्या जानते हैं तो आपको सॉरी जेवियन जोवियन ग्रह कहिए, ठीक है ना। या इसी को हम लोग कहते हैं बाह्य ग्रह। क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह, या इसी को कहा जाता है बृहस्पतीय ग्रह। तो जैसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आप इसे देख लीजिएगा। और सौर मंडल में जो ग्रहों की टोटल संख्या है वो आपको कितनी है। तो सौर मंडल में जो कुल ग्रहों की संख्या है वो आपको कितनी है, तो वो आपको 8 है। तो ऐसे क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में आएंगे, आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। सौर मंडल के जो मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो आपको सूर्य होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 21 नंबर में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य। देखिए 22 तक कह रहा है, नवंबर 2022 मतलब 23 से आप मानकर इसको चल सकते हैं। तो देखिए तो ऑप्शन ए कह रहा है मध्य प्रदेश, उसके बाद है कर्नाटक, फिर है आपको गुजरात, उसके बाद है आपको तेलंगाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वह आपको तेलंगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। तो यह जो है आपको पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे सॉरी तेलंगाना कह रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको गुजरात हो जाएगा। मतलब कि गुजरात में सबसे अधिक कपास का क्या होता है, उत्पादन होता है। दूसरा स्थान पे कहेंगे तो वो आपको कौन हो जाएगा जानते हैं, तो वो आपको तेलंगाना हो जाएगा। उसके बाद तीसरा स्थान की बात करेंगे कर्नाटक, और चौथा जो हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन यहाँ आपको बड़ा वाला जो है याद रखना है, पहला पे गुजरात है, दूसरा पे तेलंगाना है, ठीक है ना। तो 21 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है सी, वो आपको बिल्कुल सही है। तो देखिए तो हम दिए गए ऑप्शन में बताए हैं, ठीक है ना। ये नहीं कहिएगा कि सर महाराष्ट्र भी होगा, तो महाराष्ट्र यहाँ ऑप्शन में नहीं है, जो ऑप्शन में है हम उसकी बात कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं 22 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारतीय रेलवे, ठीक है ना, डॉट डॉट तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक, ठीक है ना, बनाने की जो है आपको योजना है। मतलब कि भारतीय रेलवे को जो है किस वर्ष तक जो है शून्य उत्सर्जन जो है, मतलब शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला जो है आपको मतलब बनाने के लिए जो है आपको प्लानिंग किया हुआ है, या इसकी जो योजना है, तो यह हो जाएगा आपको 2030 तक। क्या हो जाएगा? 2030 तक। और एक चीज याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे जो है ना साथियों, यह आपको विश्व का सबसे बड़ा जो है नियोक्ता है। मतलब कि भारत में सबसे अधिक जो है आपको ऐसा समझ आइए कि नौकरी देने वाली जो संस्था है भारत में वो आपको कौन है, तो आपको इंडियन रेलवे, ठीक है ना। और मे भी यह विश्व में भी सबसे बड़ा नियोक्ता है। आप इसे एक बार क्या करेंगे, गूगल करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 23 में क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने किया था? ऑप्शन ए कह रहा है कोलकाता, सूरत, कानपुर 1929। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं वो आपको कौन करते हैं, तो आपको याद रखना है इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपको एनी बेसेंट करती है। और इस प्रकार से एनी बेसेंट क्या होती है कि कांग्रेस की पहली महिला जो है वो आपको अध्यक्ष बनती है। तो इस सब बात को आपको याद रखना है। उसके बाद है आपको सूरत अधिवेशन। तो साथियों सूरत अधिवेशन 1907 की जो अध्यक्षता करते हैं वो आपको कौन करते हैं, तो वह जो करते हैं आपको रास बिहारी बोस करते हैं। और इसी अधिवेशन में क्या होता है कि आपको कांग्रेस में फूट पड़ती है और कांग्रेस का गरम दल और नरम दल जो होता है वो आपको अलग हो जाता है। कानपुर अधिवेशन 1925, इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो आपको सरोजिनी नायडू जो है वो आपको करते हैं। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। 1929 की जो लाहौर अधिवेशन होती है उसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो आपको जवाहरलाल नेहरू करते हैं। तो ये सारा चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप बढ़िया सी से देख लीजिएगा। तो देखिए, तो सारे चीज को एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। और कुछ बातें और बता देते हैं। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम ऐसी महिला थी जो भारत में जन्म ली और कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और इसी अधिवेशन में उन स्वराज्य का प्रस्ताव जो होता है वो आपको पारित किया जाता है। और कांग्रेस हमारे देश की सबसे प्राचीन पार्टी है। तो ऐसे चीज आपको याद रखना है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसमें विश्लेषण कर लेते हैं। आजादी से पहले 3 महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। एक महिला 1933 में बनी थी, ठीक है ना, उनका नाम है श्रीमती नैली सेन गुप्ता। और यह आपको एनटीपीसी जो एग्जाम है, ठीक है ना, उसमें यह आपको पूछा गया प्रश्न है कि आजादी से पहले कितनी महिला जो है वो आपको कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो क्या कहेंगे, तो आजादी से पहले 3 महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अब आइए मेरे साथ थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं कौन कौन महिला। तो देखिए, तो पहली महिला है एनी बेसेंट, दूसरी महिला है आपको कौन, देखिए सोनी नायडू, और तीसरी महिला जो है कौन है, तो वह श्रीमती नैली सेन गुप्ता जो कि आपको कलकत्ता अधिवेशन में ही कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो 23 का सही आंसर आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं 24 में। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भरतनाट्यम किस राज्य का क्या है कि आपको लोक नृत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि किस राज्य का यह नृत्य है। तो साथियों ऑप्शन ए कह रहा है महाराष्ट्र, उसके बाद है मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो ये जो आप देख रहे हैं क्या जानते हैं कि भरतनाट्यम, ठीक है ना, यह आपको तमिलनाडु का क्या है कि आपको एक नृत्य है। तो इसे आपको बढ़िया से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसी में पूछेंगे कथक, तो कथक जो है वो आपको कहाँ का है, तो वो आपको केरल का है। कहाँ का है, मतलब केरल का। इसी में पूछ देंगे कथकली, क्या है, कथकली, तो यह हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश का। तो देखिए, तो लोक नृत्य से मतलब नृत्य से संबंधित जो थोड़ा सा क्या है कि आपको टॉपिक है वह आपको देख लेना है, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। तो आगामी एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होगी। तो 24 का सही आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 25 में। क्या कह रहा है साथियों 25 नंबर प्रश्न, देखिए कि निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो साथियों ऑप्शन ए करा प्रमोद भगत, कृष्णा नायर, सुमित अंतिल, उसके बाद है अवनी लेखरात। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, क्या जानते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसका पूर्व नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और यह भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा क्या है कि आपको खेल पुरस्कार है, ठीक है ना। और इसके तहत जो है आपको पुरस्कार राशि के तौर पे जो है वो आपको 25 लाख रुपए की राशि जो होती है वो आपको दी जाती है। और इसके पहले विजेता जो थे वो आपको कौन थे, तो वो थे आपको शतरंज खिलाड़ी जो है आपको कौन, विश्वनाथन आनंद, जिन्होंने इसे क्या किया था कि आपको सबसे पहले जो है वो आपको जीता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को। अब कहिए उसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चलिए अब चलते हैं आपको अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है। देखिए तो कह रहा है कि वेटिंग फॉर ए वीजा, क्या है, वीजा। उसके बाद है द रेस ऑफ माई लाइफ, उसके बाद है वन लाइफ इज नॉट इनफ, उसके बाद है आपको विंग्स ऑफ फायर। तो देखिए एपीजे अब्दुल कलाम की जो आपको आत्मकथा है उसको विंग्स ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि वेटिंग फॉर ए वीजा कौन लिखा है, द रेस ऑफ लाइफ जो है कौन लिखा है, वन लाइफ इज नॉट इनफ कौन लिखा है। तो चलिए सबके लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वेटिंग फॉर ए वीजा जो है वो आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने क्या कहते कि आपको लिखे थे। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब वेटिंग फॉर ए वीजा करके जो पुस्तक है वो लिखे थे। उसके बाद है द रेस ऑफ माई लाइफ, यह जो है आपको मिल्खा सिंह, क्या है,
मिल्खा सिंह, ठीक है ना, इन्हीं के द्वारा जो है इसे लिखा गया है, इन्हीं के जीवन पर यह आधारित है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, यह जो है आपको नटवरसी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? नटवरसी के द्वारा। तो यहाँ से हमें क्या संकेत मिल रहा है कि जो पुस्तक से संबंधित चीजों है उसको भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको देखते चलेंगे। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर है। इग्नाइटेड माइंड्स इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। विजन 2020 इन्हीं के द्वारा जो है आपको लिखा गया है। चलिए अब चलते हैं 27 में क्या कह रहा है, सुनिए। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है वो आपको कितना है। तो देखिए, तो भारत का क्षेत्रफल जो है साथियों, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है वो आपको कितना है जानते हैं? 2.4%। लेकिन भारत की जनसंख्या जो है, ठीक है ना, वो आपको विश्व की कुल जनसंख्या का जो है वो कितना है? तो लगभग आपको 18%। कितना है? 18%। और याद रखिएगा कि भारत जो है दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला जो है आपको देश बन गया। तो यहाँ से क्या कीजिए कि कम से कम जो है टॉप 3 जो है आपको क्या कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपको बड़े देश है उसका नाम याद रखिएगा। तो जैसे सबसे पहले आपको कौन हो जाएगा? तो देखिए रूस, क्या है? रूस के बाद जो हो जाएगा वो आपको कनाडा, क्या है? कनाडा के बाद जो हो जाएगा वो आपको चीन, क्या है? चीन। उसके बाद जो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। और 5वां नंबर पे वो आपको ब्राजील, लिख ही देते हैं तो पूरा लिखे लीजिए, क्या हो जाएगा? ब्राजील। उसके बाद है 6ठा नंबर पे ये आपको ऑस्ट्रेलिया, क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और 7वां नंबर पर जो है हमारा भारत है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसीलिए याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सभी देश जो है वो आपको भारत से क्या है कि बड़े हैं। और भारत में कहेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो आपको राजस्थान, सबसे छोटा कहेंगे तो हो जाएगा आपको गोवा। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 28 में क्या कि मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों करा ऑप्शन है लौह युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग और उसके बाद है पूरा पाषाण युग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि मानव सभ्यता के विकास के आधार पर कालखंडों को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले जो है वो आपको क्या? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है ना, या इसी को कहते हैं पूरा पाषाण काल, ठीक है ना। दूसरा है आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल। तो ये सब हम जब हिस्ट्री शुरू करते हैं तो उसमें शुरू में ही इसे हम क्या है कि आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर हम इसका जो है लॉन्ग चीजें जो है नहीं जानेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल जो है क्या होता है यह जान लीजिए। तो जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, अर्थात उस काल की जानकारी जो है आपको अनुमानों के आधार पर लगाया जाता है, तो ऐसे काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। अब हम बात करते हैं आधे ऐतिहासिक काल की। तो वह काल जिसका लिखित विवरण है लेकिन पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, तो उस काल को कहते हैं आधे ऐतिहासिक काल। जैसे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक काल आप जानते हैं, ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल का लिखित विवरण तो उपलब्ध है और उसे पढ़ने में भी क्या है कि आपको सफलता मिली है। तो इस सबको आप बढ़िया से देख लोगे। तो 28 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 29 में क्या करा है इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे? तो देखिए 1922 में गठित जो स्वराज पार्टी थे उसके जो आपको अध्यक्ष थे वो आपको चित्तरंजन दास थे। क्या थे? चित्तरंजन दास। मतलब स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कहेंगे तो क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। और कहेंगे संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी को क्या किया था कि आपको स्थापित किया था। क्या है? स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था? तो आपको इलाहाबाद में। तो ये सभी चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर है महात्मा गांधी, इनके बारे में एक चीज याद रखिएगा। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में ये क्या होते हैं कि कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बनते हैं। तो ये सभी चीज आपको बढ़िया से देख लेना है। मोतीलाल नेहरू, इनके बारे में याद रखिएगा। 1928 में नेहरू रिपोर्ट को क्या किए थे? तैयार किए थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम क्या कहेंगे? भारतीय गवर्नर जनरल। तो जैसे भी प्रश्न है आपको इसको बढ़िया से देख लेना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, क्योंकि पहले अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है वो आपको चित्तरंजन दास होंगे। चलिए 30 में क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन जो कि करंट है, कह रहा है कि ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों तक क्या है कि आपको कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना। तो 22 को जब वो इस्तीफा दिया तो उसके बाद जो है नए प्रधानमंत्री बनते हैं जिनका नाम होता है ऋषि सुनक। लेकिन वो देता है त्यागपत्र कौन? तो वह है आपको लीज ट्रस। यही क्या करता है कि आपको त्यागपत्र देता है, तब जाकर ऋषि सुनक क्या होता है कि आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो आपको बिल्कुल सही है। तो साथियों आप लोग को क्लास कैसी लगती है, ठीक है ना, आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी क्या करेंगे? शेयर करेंगे, ठीक है ना। और प्रातः आपको 6 बजे जो है क्लास में जो है आपको आ जाना है। तो चलिए साथियों
आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।